तो दोस्तों, दिस इज योसाशी और तुम्हारा उसोगी वॉल्यूम 2 फाइनल पार्ट में स्वागत है, जहाँ पे हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 17 से लेके चैप्टर 20 तक, यानी 4 चैप्टर्स। हाँ, 4 ही हो रहे हैं, तुम गिन के देख सकते हो। एंड इसके साथ ये वॉल्यूम खत्म हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट वॉल्यूम शुरू करने से पहले तुम लोग 950 सब्स करवा दो। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि जब तक 950 नहीं होंगे तब तक वॉल्यूम 3 नहीं आएगा, ये बस एक रिक्वेस्ट है। सो आई होप तुम लोग 950 करवा दोगे। खैर, इसके पीछे के पार्ट्स तुम्हें इसी चैनल पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से चैप्टर 16 तक की स्टोरी जान लो। और अब शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। चैप्टर 17, वाइप योर ब्लड। क्यूटारो उसुगी को वो कपड़ा देता है और कहता है इससे तुम अपना खून साफ कर लो और फिर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। याकू सोचता है कि क्यूटारो ऐसा क्यों कर रहा है। वो दरअसल ऐसा इसीलिए कर रहा था ताकि उसुगी को एक छोटी उम्मीद मिल जाए कि वो जी सकता है, क्योंकि जब किसी को ये लगने लगा कि वो मरने वाला है तो फिर उससे ये उम्मीद है ना कि वो नहीं मरेगा और फिर उसे मारने का एक अलग ही मजा है। फिर क्यूटारो कहता है उसुगी, अपनी लाइफ को बचाने की कोशिश करो ताकि मुझे तुम्हें मारने में और भी ज्यादा मजा आए। इतने में अचानक से रोदोमो अपने हाथों से अपने आंख रगड़ने लगता है, जिसकी वजह से क्यूटारो कुछ देख नहीं पा रहा था। एंड इसका रीजन आपको आगे पता चलेगा। फिर उसुगी कहता है कि क्या सच में तुम हमें छोड़ दोगे? क्यूटारो कहता है हाँ, मेरे पास और भी तरीके हैं तुम्हें यूज करने के। उसुगी कहता है कि नहीं, तुम मुझे मार दो। इस गेम में मैंने अपनी जान को दांव पे लगाया था, तो फिर मेरा मर जाना ही बेहतर है। क्यूटारो कहता है कि यार तुम पागल हो क्या? तुम उसोगी हो, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? उसोगी कहता है मैं थक चुका हूँ यार, और अब तो हार भी चुका हूँ, अब जी के क्या फायदा। लेकिन हाँ, मेरी एक विश जरूर है, तुम इस बंदे को यानी कि काजी को छोड़ दो, क्योंकि इसकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही इस गेम में इसको ढकेला था। फिर काजी कहता है कि नहीं बाकू, तुम ऐसा मत करो, मुझे मरने दो, तुम जिंदा रहो। फिर बाकू कहता है नहीं, तुम्हें जिंदा रहना चाहिए, मुझे नहीं। फिर इन दोनों का यही चलते रहता है, मुझे मार दो, इसे छोड़ दो वगैरह। क्यूटारो पागल हो जाता है कि साला ये दोनों क्या कर रहे हैं। फिर वो दोनों स्माइल देते हैं, तो बेसिकली ये लोग बस मजे ले रहे थे क्यूटारो के। याकू कहता है कि मानना पड़ेगा बाकू-सान, अब तक सब कुछ तुम्हारे प्लान के मुताबिक चला है। बाकू कहता है कि ओए बुड्ढे सुन, हमें तेरी मदद नहीं चाहिए, हमारा प्लान अभी भी ऑन गोइंग है, क्योंकि हमारी जीत ऑलरेडी पक्की हो चुकी है। उसके बाद क्यूटारो रोदोमो से कहता है कि तुम अपने आंख क्यों रगड़ रहे हो, चलो उन पे अटैक करो। रोदोमो उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। बाकू कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। मुझे लगता है तुझे पता नहीं होगा, लेकिन अभी रोदोमो का पूरा शरीर कॉस्टिक सोडा से भीगा हुआ है। कॉस्टिक सोडा समझते हो ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्यूटारो शॉक हो जाता है। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो याद करो चैप्टर 12, उसमें बाकू एक क्लिनिक नाम के रूम में जाता है, आपको याद ही होगा। तो वहीं से उसने वो सोडियम हाइड्रोक्साइड उठाया था, बट उसने ये रोदोमो पे कब यूज किया वो बताता हूँ। तो जब ब्लास्ट हुआ था उसके धुएं में उसुगी ने ये मिला दिया था, जो रोदोमो के आंखों पे लग गया था। हालांकि फिर भी इस चीज से रोदोमो को पूरी तरह से नहीं रोका जा सकता था, क्योंकि वो इससे आसानी से बच गया था। लेकिन उसके हाथ में जो ह्यूमन शील्ड थी, बेसिकली लाश, उस पे इस सोडा का असर पहले ही हो चुका था, जिसकी वजह से रोदोमो भी उसकी चपेट में आ गया और फिर उसने अपनी आंखें भी रब कर ली, तो ये उसके आंखों पे भी लग गया। और ऐसा नहीं है कि बस इतने से ही वो कमजोर हो गया, रोदोमो लगातार उस धुएं में फैले सोडियम हाइड्रोक्साइड को इनहेल कर रहा था, जिससे वो और कमजोर हो गया। तो एक ऐसा बंदा जो देख नहीं सकता वर्सेस एक ऐसा बंदा जिसके हाथ में एक गन हो, मतलब बाकू, तुम समझ सकते हो कि कौन ज्यादा ताकतवर है। फिर क्यूटारो कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, रोदोमो उस पर हमला करो। रोदोमो जंप करता है। बाकू कहता है कि पर बुड्ढे, तूने तो कहा था कि तू मुझे नहीं मारेगा। बाकू रोदोमो पर गन पॉइंट करके कहता है यू आर लायर। एंड चैप्टर खत्म। हाँ, काफी छोटा चैप्टर था, है ना। खैर, चैप्टर 18, द फाइनल मूव। बाकू और रोदोमो एक और बार आमने सामने खड़े थे। बाकू कहता है कि रोदोमो, अब गेम खत्म होने वाला है, और उस पर एक गोली चला देता है। गोली चलते ही रोदोमो को अपनी पास्ट मेमोरीज याद आने लगती है। उसका पास्ट काफी ट्रेजिक था एंड क्यूटारो उसको बस एक वेपन की तरह ही यूज करता था। अब सोच के देखो तो उसकी कोई गलती भी नहीं थी इसमें, ही वॉज जस्ट यूज्ड बाय क्यूटारो। बट अब जब वो मौत के एकदम नजदीक था, तब उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, एक ही सवाल उसके मन में गूंज रहा था, और वो सवाल था मैं कौन था। इधर क्यूटारो को समझ आ गया था कि वो अब हार रहा है। वो कहता है कि अगर रोदोमो मर गया तो क्या हुआ। फिर वो याकू से पूछता है कि क्या मैं हार गया। गैम्बल यही था कि क्या उसकी वो पैसे लेके यहाँ से भाग पाएगा, या फिर क्या क्यूटारो सामा उसको रोक पाएंगे। ये सुन के क्यूटारो कहता है कि मुझे लगता है मैं अभी भी जीत सकता हूँ। एंड वो याकू पे चाकू रख देता है। वो कहता है हाँ, मैं जीत सकता हूँ, क्योंकि इस गेम का अब कोई रूल्स ही नहीं है। भाई शक्ल देखो इसकी जरा। वो कहता है याकू, तुम इस गेम के रेफरी हो, इसका मतलब अगर तुम मर जाओ तो फिर इस गेम का कोई सुपरवाइजर नहीं रहेगा। मैं भले ही 10 मिलियन खो भी दूं, लेकिन मेरी मेंबरशिप तो कहीं नहीं गई। याकू कहता है कि अगर तुम्हें अपनी मेंबरशिप को इतनी ही चिंता है तो एक काम करो, क्विट कर दो, ये एक एप्रोप्रिएट तरीका रहेगा। बट क्यूटारो कहता है कि मुझे जो करना है मैं वो करूंगा। एंड फिर वो उस पर अटैक करता है।
बट याकू भी कोई बच्चा नहीं था। उसने पहले ही क्यूटारो के अटैक को काउंटर कर लिया। वो पहले ही उससे नाइफ छीन लेता है एंड फेंक देता है और कहता है कि एक ऐसे इंसान के हाथों से मरना जो हार चुका है और मानसिक तौर पे पूरा खत्म है, ये काकेरू के रेफरी को शोभा नहीं देता। फिर याकू कहता है कि कोकोनो सामा, या आपने ही कहा था कि हमें जिंदगी का असली मतलब जानने के लिए पहले इसकी कठोरता को सहन करना पड़ेगा और इसकी आग में जलना पड़ेगा, तब जाके हम ऐसा कर पाएंगे। मुझे हैरानी होती है कि अब आगे कौन जलने वाला है। एंड चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। ये वाला भी बहुत छोटा था। खैर, आगे बढ़ने से पहले जैसा कि मैंने बताया, नेक्स्ट वॉल्यूम शुरू करने से पहले 950 करवा दूं ताकि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करते रहूं। एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का, मुझसे बातचीत करनी है तो वहां आ जाओ। तो फिर आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर पे। चैप्टर 19, होल्ड ऑन टू लाइफ। चैप्टर शुरू होता है। याकू क्यूटारो से पूछता है कि तुम सही में ये सोचते हो कि तुम उस ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ को पा सकते हो? तुम तो बस अपने मजे में डूबे हुए हो। फिर वहां खुद उसोगी आ जाता है और क्यूटारो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं ऑलरेडी हार चुका हूँ, फिर भी तुम यहाँ पे गन लेके आए हो। अब जब तुम इस गेम को जीत चुके हो ऑलरेडी, तो शांति से वो 10 मिलियन येन और मेरी मेंबरशिप लेके चले जाओ। उसोगी कहता है कि क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट कर लूंगा? इस गैम्बल को एक मौत का खेल बनाने का आइडिया तुम्हारा था, तो फिर जब तक हम दोनों में से कोई एक मर नहीं जाता या इस बिल्डिंग को लीव नहीं कर देता, तब तक ये गेम खत्म नहीं होगा। और क्योंकि ये नो रूल गेम था और मैंने इसे जीता है, फिर मुझे इस डील से थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए। क्यूटारो का पूरा शरीर इस हार के दर्द से जल रहा था। वो कहता है कि उसोगी बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? फिर बाकू सोचता है कि ये बुड्ढा समझा नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। वो कहता है, मैं इतने सस्ते में निपटने वाला इंसान दिखता हूँ क्या? मुझे सब चाहिए जो तुम्हारे पास है, सब कुछ। तुम बुड्ढे मुझे नो रूल गैम्बल में चैलेंज करते हो। पता है कितना बेवकूफ हो तुम। मुझे लोगों को मारने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो उसके बदले मैं जैसा कहूंगा तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। तो तुम्हें यह मंजूर है या फिर मैं तुम्हारी जान ले लूं? वैसे मैं दूसरों को सोचने के लिए ज्यादा टाइम नहीं देता हूँ, पर क्योंकि तुम्हारा केस स्पेशल है, मैं तुम्हें इनफ टाइम दूंगा ताकि तुम डिसाइड कर पाओ कि तुम्हें मेरी बात माननी है या फिर सुसाइड करना है। क्यूटारो भाई एकदम जल के भून गया था इस टाइम तक। वो अपने पैसे निकालता है जिनमें 20 मिलियन येन थे। वो कहता है बस इतना ही है मेरे पास, लो और निकलो। फिर उसोगी उसके सर पे बंदूक रख देता है और कहता है कि तू कुछ भूल रहे हो बुड्ढे। अब यहाँ से मैं नहीं जाऊंगा, बल्कि तू जाएगा, क्योंकि ये बिल्डिंग भी अब मेरा है। पर मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, क्योंकि हम दोनों ने इस गेम में अपनी लाइफ को बेट पे लगाया था। बट फिर भी मैं तुझे यहाँ से भागने का एक मौका जरूर दूंगा। अब हंटिंग गेम शुरू होगा और इस बार शिकार तू होगा। गेम शुरू होता है। क्यूटारो वहां से भागता है। उसोगी कहता है कि मुझे क्यूटारो को सबक सिखाना ही होगा। जिस जगह से वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा था वो एक नरक है। इधर क्यूटारो अपनी तलवार लेके आगे बढ़ रहा था और वो काफी खुश था। वो कहता है कि इतना अच्छा कमबैक करने के बाद भी उसोगी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे लगता है कि उसने इस गेम को जीत लिया है। खैर, मैं अब जीतने वाला हूँ, क्योंकि उनमें से एक, यानी वो उस हिटमैन की बात कर रहा था जो अभी भी 6th फ्लोर पे है और उसके पास एक मशीन गन है। मतलब क्यूटारो का प्लान अभी ये है कि वो उस मशीन गन को यूज करके काजी को मार देगा और जीत जाएगा। वो कहता है कि उसोगी को मुझे वहीं मार देना चाहिए था। अब उसका हारा हुआ चेहरा देखने में बहुत मजा आएगा। इधर याकू बाकू से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि सब सही चल रहा है? वैसे मुझे लगता है तुम्हें अपने दोस्त को उसके पीछे भेज देना चाहिए। फिर बाकू कहता है इट्स अबाउट टू स्टार्ट, मतलब ये शुरू होने वाला है, बस तुम देखते रहो याकू-सान। फिर उसोगी बोलता है 1 2। बेसिकली वो माइक टेस्टिंग कर रहा था। ये वही माइक था जिसका यूज करके कभी क्यूटारो रोदमो को कमांड किया करता था। एंड देन वो क्यूटारो की आवाज निकालने लगता है और कहता है अपने शिकार को देखो रोदमो, हंटिंग शुरू करो। मतलब रोदमो जिंदा है। तो ये थी वो सजा जो क्यूटारो को मिलने वाली थी। भाई एकदम माइंड ब्लोइंग वाला ट्विस्ट था। चैप्टर 20, टैग गेम इन हेल। क्यूटारो कहता है कि उसोगी कितना बेवकूफ है। उसने ध्यान नहीं दिया कि जिस हिटमैन को 3rd फ्लोर पे रोदमो ने मारा था उसके पास वो था, मतलब मशीन गन। क्यूटारो को लग रहा था कि वो बहुत होशियार है, बट बाकू उससे यहाँ भी एक कदम आगे था। उस हिटमैन के लाश के पास कोई मशीन गन नहीं थी, जिसको देख के क्यूटारो पूरा शॉक था, क्योंकि उसने वो जो मशीन गन था बाकू ने वो पहले ही वहां से हटा दिया था। अब क्यूटारो पूरा शॉक हो जाता है और कहता है कि उस गन को यही होना चाहिए था। वो गन ढूंढ ही रहा होता है, तब तक में पीछे से रोदमो आ जाता है। क्यूटारो डर जाता है। बाकू कहता है चलो शुरू करें रोदमो, इट्स टाइम टू रिज्यूम द हंट। रोदमो ने मास्क हटा लिया था। उसको देख के क्यूटारो को थोड़ा रिलीफ मिलता है, क्योंकि वो आखिर उसका ही बेटा था, तो वो उसे देख के अटैक नहीं करेगा। बट रोदमो अभी ना देख पा रहा था ना सुन पा रहा था। हाँ, उसका एक कान सही था जिसमें वो कम्युनिकेशन डिवाइस लगा था, जिससे बाकू उसको ऑर्डर दे रहा था। याकू कहता है कि अब तुम क्या करोगे क्यू-चान? क्यूटारो को समझ आ जाता है कि वो उसकी आवाज भी नहीं सुन सकता।
क्योंकि उसके कान को बाकू ने पहले ही बंद कर दिया था उसने कुछ ठूस के। इधर याकू उसूगी से कहता है वो झूठ है, तुमने कोई कॉस्टिक सोडा यूज नहीं किया था, है ना? बाकू कहता है हाँ तुमने एक सही कहा, उसकी आंख कॉस्टिक सोडा की वजह से खराब नहीं हुई है। असल में जब मैं 4th फ्लोर पे वो बैग्स और जैकेट रख रहा था तब वहां मुझे अलग अलग तरह के डिटर्जेंट मिले थे एंड वहां मैंने क्लोरीन बेस और एसिडिक डिटर्जेंट का यूज करके एक टॉक्सिक गैस तैयार किया था। इसका डैमेज तो कम होता है लेकिन उससे तुम्हारी आई साइट खत्म हो जाती है। वो कॉस्टिक सोडा तो बस बाकू ने झूठ बोला था ताकि वो क्यूटारो को बुद्धू बना सके। और जब बाकू ने वहां गोली चलाई थी तब रोदीमू मरा कैसे नहीं? हो सकता है आप लोग ये सोच रहे हो। एंड अगर उसने गोली उस पर नहीं चलाई तो फिर क्यूटारो को ऐसा क्यों लगा कि रोदीमू मर गया है? सो बेसिकली रोदीमू ने वहां लगे एक लैंप को गोली से ब्लास्ट किया था जिससे वहां अंधेरा हो गया और रोदीमू के आंखों के जो कैमरास थे उसमें भी पूरा अंधेरा हो गया, जिसके वजह से क्यूटारो को ये लगा कि ये स्क्रीन ब्लैक इसलिए हो गई क्योंकि बाकू ने रोदीमू के कैमरे पे गोली चलाई है, जिससे ऑफ कोर्स रोदीमू मर गया होगा। तो देखा तुमने किस तरह से बाकू ने लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके कितना अच्छा प्लान एग्जीक्यूट कर दिया। एंड दैट्स व्हाई इज अ चैंपियन गैम्बलर। बाकू कहता है कि काजी अब प्लान भी शुरू करने का समय आ गया है। तो रोदीमू कहता है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ? एंड बाकू कहता है कि तुम कौन हो इसका जवाब तुम्हें खुद ही पता लगाना पड़ेगा। एंड फिर नेक्स्ट पेज में हमें वही बताया जाता है कि बाकू ने इस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट किया एंड रोदीमू को अपने साइड कैसे किया। बाकू कहता है कि अब हमारा काम बस इतना है कि हमें ये देखना है कि क्यूटारो की स्किल्स कितनी ज्यादा है। क्यूटारो अपनी जान बचा के भाग रहा था, रोदीमू उसके पीछे पड़ा था। क्यूटारो सोचता है कि मैं बस भाग के नेक्स्ट फ्लोर पे जा सकता हूँ और कोई तरीका नहीं है मेरे पास उससे बचने का। एंड देखा जाए तो ये प्लान कोई बुरा भी नहीं है क्योंकि अगर उसने फ्लोर बदला तो रोदीमू को पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ गया है क्योंकि वो देख ही नहीं सकता। बट क्यूटारो यार उसका फिर से पोपट हो जाता है एंड रोदीमू उसी फ्लोर पे आता है जहां वो गया था। वो कहता है उसे कैसे पता चला। एंड ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। हालांकि इसमें अब भी कुछ पेजेस बचे हैं। इसके अगले 3-4 पेजेस में हमें याकू की स्टोरी बताई जाती है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। जिसको देखना है देखो और जिसको याकू की स्टोरी नहीं जाननी है तो वो लोग इस वीडियो को छोड़ सकते हैं सब्सक्राइब करने के बाद ऑफ कोर्स। तो चलो फिर याकू की भी थोड़ी कहानी देख लेते हैं। उसोगी एक्स्ट्रा, याकू हिकोइची द डेब्ट कलेक्टर। ये सब पार्ट शुरू होता है इंट्रोडक्शन से। याकू कहता है मैं हूँ याकू हिकोइची और मैं काकेरू रेफरी के तौर पे एम्प्लॉयड हूँ। गैम्बलिंग गेम्स को सुपरवाइज करना और डेब्ट कलेक्ट करना मेरे मेन ड्यूटीज है क्योंकि एक गेम में रेगुलर चेकिंग और प्रॉपर जजमेंट बहुत जरूरी होती है। जब कोई बोल रहा होता है तब उसके बीच में मुझे बोलने में और उसे डिस्टर्ब करने में बहुत मजा आता है। ये क्वालिटी तो हमने याकू की देख ही ली है। एक रेफरी को ना केवल ब्रेन से बल्कि फिजिकली भी स्ट्रांग रहना चाहिए एंड हम याकू की फिजिकल स्ट्रेंथ भी देख चुके हैं। याकू कहता है मेरी क्वालिटीज की वजह से रेफरी से ज्यादा मुझे लोग डेब्ट कैरेक्टर की तरह से देखने लगे। 2 जनरेशंस पहले जो रॉयल लीडर था उसके लिए काम करने में मुझे अलग ही मजा आता था। उस टाइम में हर डेट पूरी डेडिकेशन से कलेक्ट किया करता था एंड इसी के साथ ये सब पार्ट भी खत्म हो जाता है। आई नो थोड़ा अजीब सा था बट चलो एक्सप्लेन कर ही दिया मैंने। खैर इसी के साथ ये चैप्टर ऑफिशियली भी खत्म हो जाता है और ये वॉल्यूम भी। सो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब करो एंड चैप्टर्स में मजा आया तो कमेंट करो। मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाऊं एंड उसमें 5 चैप्टर कवर करूं। उसके लिए आपको थोड़ा सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। खैर दैट्स इट फॉर टुडे, पीस आउट।